केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बंगाल में महाबवाल, एसआईआर अधिकारी बंधक बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की कैसे धज्जियां उड़ा दी, अब क्या होने वाला है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीच चुनाव ऐसा क्या फैसला सुनाया कि ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ जाएगी। अमित शाह का 15 दिन वाला खुला चैलेंज, ममता क्यों बोली बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है क्या। इधर आग लगाती भीड़, उधर ओवैसी बीजेपी के हमले, ममता का चुनाव जीतना कितना मुश्किल है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। साथ ही ट्रंप ने तो युद्ध और भड़का दिया है बॉस। ईरान ऐसा क्या करेगा कि तेल गैस का संकट और बढ़ जाएगा। ईरान को झुका ना पा रहे ट्रंप ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाला कौन सा नया काम कर दिया है। उधर ट्रंप ईरान भिड़ रहे, इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कौन से नए हमले शुरू कर दिए, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा 9 फीट लंबी ध्वजा, 51 फीट की मूर्ति, हनुमान जयंती पर बजरंग बली के भक्तों ने क्या क्या गजब किया, आज आपको दिखाऊंगा। 21,000 भक्तों ने एक साथ ऐसी रिकॉर्ड महाआरती कर दी कि देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। 54 साल बाद फिर चांद पर जा रहा है इंसान। वो 4 लोग जो चांद पर जाने के लिए निकल पड़े हैं, उनके बारे में बताऊंगा। चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है भाई जिसकी तलाश में अमेरिका के बाद अब चीन भी उड़ान भरने की तैयारी में है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी घर में तो आप 1 टन 2 टन 1.5 टन इतना क्या एसी लगाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी एसी ट्रेन को ठंडा रखने के लिए कितने टन का एसी रेलवे इस्तेमाल करता है, ट्रेन में कितने टन का एसी लगा होता है, सोचे कभी, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया। उनकी जगह यह पोस्ट राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दे दी गई है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। लेटर में कहा गया कि सदन में पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को बोलने का समय न दिया जाए। नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से 14 अप्रैल के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। 11 अप्रैल को पीएम मोदी से बिहार में बनने वाली नई सरकार पर चर्चा के लिए मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद 18 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार का गठन होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रामावतार जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। यूपी के मुरादाबाद में आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। आदमखोर तेंदुए ने पिछले 1 हफ्ते में 2 बच्चियों पर हमला किया। दोनों बच्चियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इंडोनेशिया के मेनाडो में 7.4 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद समंदर में सुनामी की लहरें उठी। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। बंगाल में महाबवाल, एसआईआर अधिकारी बंधक, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की कैसे धज्जियां उड़ा दी, अब क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच चुनाव ऐसा क्या फैसला सुनाया कि ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ जाएगी। अमित शाह का 15 दिन वाला खुला चैलेंज, ममता क्यों बोली बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और इधर आग लगाती भीड़, उधर ओवैसी बीजेपी के हमले, ममता का चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो गया है। सबसे पहले इसका चैप्टर। हर किसी की नजर ईरान युद्ध पर है, लेकिन यहां देश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। जबकि बंगाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई सोच नहीं सकता। बंगाल में ऐसा महाबवाल मचा हुआ है जिससे सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है बॉस। चीफ जस्टिस बमके हुए हैं कि क्या ही चल रहा है। आप सोचिए कि चुनाव के बीच एसआईआर का काम देख रहे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया भीड़ ने। ऐसा करने की हिम्मत कहीं और हो ही नहीं सकती बॉस, ये सिर्फ बंगाल में हो सकता है। बंगाल में ऐसा हाल है कि आप तस्वीरें देखिएगा तो कहिएगा क्या ही चल रहा है। हजारों की भीड़ बाहर खड़ी है और अंदर 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे तक बंधक। हालात इतने बिगड़ गए कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है।
ऐसी तस्वीरें देखकर सुप्रीम कोर्ट तक की नींद उड़ गई है। यह बंगाल में हुआ। खुद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत देर रात तक जागते रहे। उन्हें खुद हालात की जानकारी लेनी पड़ी बॉस, क्योंकि बंगाल में 7 न्यायिक अधिकारियों की जान पर बनाई थी। एक 5 साल के बच्चे की जान पे बनाई थी। बंगाल के मालदा में कल जो हुआ उसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा तो आप हिल जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण कराना, भाई ये अलग जंग लड़ने जैसा है। बंगाल के मालदा में कल रात क्या हुआ, हजारों की भीड़ ने क्या किया, अधिकारी कहां थे, अधिकारियों को मारने के लिए ईंट लेकर उपद्रवी उनकी गाड़ियों के पीछे क्यों दौड़े, पुलिस क्या कर रही थी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको क्यों दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में बंगाल के प्रशासन, बंगाल सरकार की कैसे धज्जियां उड़ गई, कोर्ट ने बंगाल के बड़े बड़े अधिकारियों को कैसे तलब कर लिया, आज आपको सब बताऊंगा। उधर बंगाल में जो बवाल हुआ उसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की साजिश बताया है, तो ममता बनर्जी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब रोहिंग्यास को बचाने के लिए हो रहा है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि यह सब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जा रहा है। इन आरोपों के बीच आज दिल्ली में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। उधर गृह मंत्री अमित शाह भी आज बंगाल पहुंच गए। पीएम मोदी की बंगाल के राज्यपाल से क्या बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को क्या चुनौती दे दी है, ममता क्या कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ओवैसी वहां क्या एंगल ले आए हैं, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा चुनाव के पहले, बहुत कुछ है आज बताने को, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ट्राइब्यूनल 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले राउंड का चुनाव है। अभी 20-21 दिन बचे हैं, लेकिन ऐसा हाल हो रखा है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव करवाना भाई अलग युद्ध लड़ने जैसा है। क्योंकि आप देखिए बंगाल के मालदा में जो हुआ, आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। कैसे मालदा का यह बवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, आज आपको बताऊं। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन की कैसे धज्जियां उड़ा दी, एक एक बात आपको बताऊंगा, और कैसे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ जाएगी। कल दोपहर को मालदा के कालियाचक में एसआईआर से जुड़ी आपत्तियों को सुनने के लिए 7 जुडिशियल ऑफिसर्स बीडीओ ऑफिस में जुटे हुए। बीडीओ ऑफिस के बाहर कुछ लोग जुडिशियल ऑफिसर से मुलाकात की मांग करने लगे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के करीब ऑफिस को घेर लिया। इन जुडिशियल ऑफिसर्स को सैकड़ों की भीड़ ने घेर लिया। आप देख रहे हैं भीड़। बीडीओ ऑफिस का घेराव करके इन्हें बंधक बना लिया गया और करीब 9 घंटे ये जुडिशियल ऑफिसर्स बंधक बने रहे, न्यायिक अधिकारी। दावा है कि ये वो भीड़ थी जो एसआईआर में नाम कटने से गुस्से में थी। भाई नाम कट गया तो गुस्से में आओगे तो बंधक बना लोगे, उसी नाम को लेकर ही तो वहां वो बैठे हुए थे ना न्याय देने के लिए। इस भीड़ ने बीडीओ ऑफिस से जुडिशियल ऑफिसर्स को निकलने ही नहीं दिया। दोपहर से रात हो गई, जुडिशियल ऑफिसर्स बिना खाना पानी के बंधक बने रहे। और इन 7 जुडिशियल ऑफिसर्स में 3 महिला अधिकारी थी और एक 5 साल का बच्चा भी था, किसी का बच्चा भी वहां पे था। जैसे तैसे जब आधी रात को जुडिशियल ऑफिसर्स को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया तो उनकी गाड़ी पे हमले शुरू हो गए। देख रहे हैं आप, गाड़ी जा रही है, भर रास्ता हमला हो रहा है। ये बंगाल है बॉस। इतना ही नहीं, जुडिशियल ऑफिसर्स की गाड़ी पर पथराव हुआ, ईंट और डंडे से हमले हुए, गाड़ी के शीशे फूट गए। किसी तरह हिंसक भीड़ से बचते बचाते जुडिशियल ऑफिसर्स को निकाला गया। बंगाल में एसआईआर के दौरान जो नाम कटे हैं, उन्हें लेकर जिन लोगों को आपत्ति है, उनकी आपत्ति को ही सुनने के लिए दूसरे राज्यों से जुडिशियल ऑफिसर्स बुलाए गए। ये उसी आपत्ति को दूर करने के लिए लोग गए थे जिनको बंधक बना लिया गया।
इन जुडिशियल ऑफिसर्स का काम यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों का नाम अभी रिव्यू कैटेगरी में, यानी ये देखा जा रहा है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में रहेंगे या हटाए जाएंगे, उन आपत्तियों को सुनना जाए, इसके लिए इनकी तैनाती हुई है। और इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, बीजेपी सरकार ने नहीं भेजा इनको, इलेक्शन कमीशन ने अपने मन से नहीं भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करो। इसलिए जब जुडिशियल ऑफिसर्स पर हमला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भयंकर भड़क गया। मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया और इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बंगाल प्रशासन की तगड़ी क्लास लगा दी। सीजीआई ने इस मामले में बहुत सख्त स्टैंड लिया और कहा कि मालदा की घटना पूर्व नियोजित थी, मतलब प्री प्लान्ड थी बॉस, ये सीजीआई कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को हतोत्साहित करके पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार देना था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया। यह मामला सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स पर हमले का नहीं, बल्कि यह सीधा सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के शीर्ष अधिकारी, जिसमें मुख्य सचिव भी शामिल हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सूचना मिलने के बावजूद अधिकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित क्यों नहीं निकाला। जब यह दलील दी गई कि यह प्रदर्शन तो गैर राजनीतिक था, तो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह कोई आम घटना नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। कोर्ट ने पूछा कि अगर यह प्रदर्शन गैर राजनीतिक था तो फिर नेता क्या कर रहे थे? क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मौके पर आए और देखें कि क्या हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल ने मामले में चुनाव आयोग को भी घसीट लिया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई राजनीतिक ही भाषा बोलता है। बंगाल सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य है, यह चीफ जस्टिस ने कहा है बॉस कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि आपको क्या लगता है, हमें नहीं पता है कि उपद्रवी कौन थे। सीजीआई ने कहा कि वो रात 2 बजे तक हालात पर नजर बनाए हुए थे। सोचिए, यह बंगाल का हाल है कि देश के चीफ जस्टिस को रात 2 बजे तक खबर लेनी पड़ रही है कि भाई वो बचे कि नहीं बचे, बताओ उनको निकाले कि नहीं। और उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं देंगे, हम जुडिशियल ऑफिसर्स के दिमाग में डर का माहौल पैदा नहीं होने देंगे। यानी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि यह जो बंगाल में हुआ यह प्री प्लान्ड था, पूरा सिस्टम फेल हो गया, उपद्रवी जानबूझकर यह सब कर रहे थे और सीधा मकसद था कि जो लोग वहां एसआईआर की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगे हैं उनका मनोबल तोड़ दो, यह काम रोक दो। एक तरफ तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहते हैं कि एसआईआर में लोगों के नाम काट दिए, हाय हाय क्या हो गया, लोगों को के नाम काटे जा रहे हैं। और जब लोगों को बुला के सुना जा रहा है कि बताओ तुम्हारा नाम क्यों कट गया, नहीं है, रहना चाहिए, नहीं रहना, तो ये सब हो रहा, बंधक बना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं फिर? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और आप सोचिए किसी दूसरे राज्य में, देश में ये हो गया होता, जहां बीजेपी की सरकार होती, भाई साहब इकोसिस्टम ने गदर काट दिया होता। लेकिन बंगाल का न्यू नॉर्मल ही खत्म नहीं होता, ऐसे ऐसे लेवल की चीजें हो जाती हैं कि क्या न्यू नॉर्मल है समझ में नहीं आता। मालदा में कल जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बंगाल प्रशासन के धागे खोल दिए बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी टाइमलाइन निकाल ली, कहा कि बंगाल में कैसे जानबूझकर यह सब होने दिया गया। आप देखिए, सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कल दोपहर को मालदा के कालियाचक में बीडीओ ऑफिस में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स एसआईआर पर सुनवाई के लिए बैठे हुए। दोपहर को 3:30 बजे कुछ उपद्रवियों ने बीडीओ ऑफिस का घेराव शुरू किया, 3:30 बजे। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि अगर आप घटना की टाइमलाइन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोपहर को 3:30 बजे यह हुआ तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे दी। आप सोचिए, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि देखो वहां यह सब हो रहा है, कुछ करो यार। इसके बावजूद रात के 8:30 बजे तक कोई एक्शन नहीं हुआ। यह सीजीआई कह रहे हैं बॉस कि 5 घंटे सोए हो तुम लोग। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने गृह सचिव और डीजीपी को संपर्क किया, उसमें भरोसा दिया गया कि हां जल्द एक्शन हो जाएगा सर। फिर भी एक्शन नहीं हुआ। आप लेवल सोचिए बॉस, यहां तक कि जुडिशियल ऑफिसर्स को खाना पानी मिल सके इसकी भी व्यवस्था नहीं की गई। आप सोचिए, जो 7 लोग फंसे थे, एक बच्चा फंसा हुआ है, 3 महिलाएं फंसी हुई हैं, सैकड़ों की भीड़ बाहर जो है वो आग लगा रही है, हंगामा कर रही है, नारे लगा रही है, कहीं टायर जला रही है।
उनको तो लगा होगा कि आज निपट गए, और जो बाकी लोग इस काम में लगे हैं वो कैसे काम करेंगे, इसको देख के यही तो डर पैदा किया जा रहा है। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने गृह सचिव और डीजीपी को ग्रुप कॉल में लिया। ग्रुप कॉल हुआ, उसके बाद गृह सचिव और डीजीपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पहुंचे। जिन जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया गया था उन्हें आधी रात को वहां से निकाला जा सका। उन्हें वहां से निकालने के बाद भी जुडिशियल ऑफिसर्स की गाड़ियों पर पथराव हुए, डंडे ईंट से हमला हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कलेक्टर भी रात को 11 बजे वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौखिक तौर पर उन्हें रात में बहुत सख्त आदेश देने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लेटर से यह पता चला कि वो राज्य के मुख्य सचिव से भी संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि मुख्य सचिव ने अपना व्हाट्सएप वाला नंबर ही नहीं दिया हुआ था। इस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आप सोचिए बॉस, इस देश के अंदर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का काम करने के लिए जो लोग गए हुए हैं उनके साथ ऐसी चीज हो जाती है, कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने के लिए जान कौन लगा रहा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। बचाने के लिए जान कौन लगा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रात को 2-2 बजे तक उठकर आदेश दे रहे हैं, बचाओ उसको, निकालो उनको। यह तो बंगाल में सेफ्टी का आलम है, और आप कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो आराम से हो जाएगा। ये तस्वीरें देखने के बाद कौन अधिकारी एसआईआर का काम कर पाएगा बॉस? कौन आदमी जो है वो जाके आराम से वोट दे पाएगा? पिछला पोस्ट पोल वायलेंस तो पब्लिक भूल ही नहीं थी, ये तो प्री पोल वायलेंस जैसा हाल हो गया। आप सोचिए, बंगाल में चुनाव का टाइम है, इतना संवेदनशील टाइम होता है, उस वक्त जब जुडिशियल ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है, 9-9 घंटे बंधक बना लिया जा रहा है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सीजीआई को दखल देना पड़ रहा है। पब्लिक सेफ महसूस करती होगी वहां। भाई ये तो जुडिशियल ऑफिसर थे, सीजीआई तक ने फोन लगा दिया, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फोन लगा दिया। पब्लिक के साथ जो होता वो किसको फोन करेगी? मालदा में जो हुआ उसे लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी रोहिंग्यास को बचाने के लिए सब कर रही है। रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है। इधर बीजेपी ने मालदा के लिए ममता को जिम्मेदार बताया, उधर ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का प्रशासन उनके हाथ में है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अब चुनाव आयोग के कंट्रोल में, और वो अमित शाह की सुनते हैं। आगे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डीजीपी से लेकर एसपी तक सभी को बदल दिया है, उनकी सारी शक्तियां चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं। ये एक तरह से सुपर राष्ट्रपति शासन जैसा है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि मालदा की घटना किसने की उन्हें कुछ पता ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक उनसे बात नहीं की है, उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मीडिया से पता चला है कि घेराव हो रहा है। आगे ममता बनर्जी ने दावा किया कि अपनी हार को सामने देखते हुए बीजेपी विधानसभा चुनावों को रद्द करवाना चाहती है ताकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। सुनिए मालदा पर हुए बवाल पर ममता बनर्जी क्या कह रही। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি, কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কল অন করেনি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। ममता बनर्जी कह रही है भाई उनको कुछ पता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं पता, सब बीजेपी ने करवा दिया। और बीजेपी से तो पब्लिक इतने दिन से पूछ रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाते क्यों नहीं है। उनको खाली ये बताना रहता है कि ममता बनर्जी देखो क्या कर रही है, ममता बनर्जी देखो क्या कर रही है। उनको लगाना रहता तो अभी तब तक नहीं लगा दिए होते। अब बीच चुनाव में राष्ट्रपति शासन लगेगा। मालदा की घटना पर जबरदस्त राजनीति चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की असली चिंता जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा है, क्योंकि बंगाल में 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। इनमें से कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स ओडिशा और झारखंड से आए हुए। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो 60 लाख आपत्तियां हैं उनको ये लोग देख रहे हैं। मालदा की घटना के बाद जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त फैसले किए।
कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप भी दी गई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों के सुरक्षित कामकाज के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए, और अगर यह सेंट्रल फोर्सेस की संख्या वहां बढ़ेगी तो किसको दिक्कत होगी आप समझ जाइए। न्यायिक अधिकारियों के आवास पर भी केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। किसी भी न्यायिक अधिकारी या उनके परिवार को खतरे की आशंका होने पर तत्काल आकलन और सुरक्षा उपाय किए जाएं। चुनाव आयोग और राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों के सुरक्षित कामकाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोग ही न्यायिक अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज कराने के लिए जाएं। 5 से ज्यादा लोगों को जमा न होने दिया जाए। कोर्ट ने अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कहा कि मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसपी सबको यह बताना होगा कि क्यों पर्याप्त एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने राज्य के टॉप अधिकारियों को 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पेश होने के लिए भी कहा है। यानी मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी बंगाल के अधिकारियों, बंगाल की पुलिस किसी पे भरोसा नहीं रह गया। तभी तो वो कह रहा है ना कि भाई सेंट्रल फोर्सेस भेजो ताकि वो सुरक्षा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बंगाल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी ने जुडिशियल ऑफिसर्स की सुरक्षा को पुख्ता करने का निर्देश दिया है। मालदा की घटना पर एक्शन भी हुआ। 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें इंडियन सेक्युलर फ्रंट का उम्मीदवार शाहजहां अली भी शामिल है। मालदा की घटना पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की। अखिलेश यादव ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी को डेप्यूट किया है, उसको आप बंधक बनाओगे तो फिर जुडिशियल प्रोसेस या जुडिशियली डायरेक्टेड प्रोसेस होगा कैसे? और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो स्टेप लिया था वो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लिया था। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है, और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात पर है कि कोई डर का माहौल ना बना पाए, कोई एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में ना आ पाए। उधर मालदा में एसआईआर को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे। आज सुबह मालदा के इंग्लिश बाजार से सटे हाईवे पर उग्र भीड़ जुट गई और रास्ता रोकने लगी। इस भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी चला रहा व्यक्ति घायल हो गया। मालदा के मंगलबाड़ी इलाके में भी कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। ये लोग वोटर लिस्ट से नाम कटने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाते तब तक यह विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। मालदा में बवाल क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इसका सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि यही वो जिला है जहां असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी की जुगलबंदी ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकती है। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें और यहां मुस्लिम आबादी 51% से ज्यादा है। और पिछले चुनावों का अगर आप पैटर्न देखिएगा तो मालदा का वोटर तेजी से स्विंग करता दिखा। 2021 में मालदा की 12 में से 8 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को 4 मिली। 2016 के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस ने मालदा में कुल 10 सीटें जीत ली। 1 सीट बीजेपी को मिली, वहीं टीएमसी का खाता तक नहीं खुला। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां टीएमसी का पत्ता साफ हो गया। मालदा दक्षिण लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती, जबकि मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में अगर इस बार मालदा के मुस्लिम वोटर असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी की तरफ स्विंग कर गए तो यहां ममता बनर्जी के साथ 2016 वाला खेला हो सकता है। इसलिए बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही ममता बनर्जी ने बंगाल में ओवैसी की एंट्री को भी बीजेपी की ही साजिश बता दिया। ममता बनर्जी ने ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर का नाम लिए बिना कहा कि हैदराबाद से कुछ लोग आए हैं और बीजेपी ने यहां के कुछ गद्दारों को भड़काने के लिए पैसे दिए। जनता उनके उकसावे में ना आए। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने वोट बांटने के लिए हैदराबाद से लोगों को भेजा है। ममता बनर्जी बंगाल में ओवैसी की एंट्री से इसलिए भी बौखलाई हुई हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल के ओवैसी के साथ हुई पहली ज्वाइंट रैली में मुस्लिम वोटर्स का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया, जिन्हें अपने पाले में करने के लिए ओवैसी ने ममता बनर्जी ही नहीं पीएम मोदी का भी डर दिखा दिया। सुनिए ओवैसी का मुर्शिदाबाद रैली में दिया हुआ यह बयान। 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है
ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाएं और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। एक तरफ ओवैसी और बंगाल के ओवैसी ने ममता की टीम में हड़कंप मचाया हुआ है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पसीने छुटा रखे हैं। आप देखिए कि मालदा में बवाल के बीच आज बंगाल चुनाव में अमित शाह की धमाकेदार एंट्री हो गई। अमित शाह ने भवानीपुर में बीजेपी कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखी। अमित शाह नॉमिनेशन के दौरान भी शुवेंदु अधिकारी के साथ मौजूद रहे और ताल ठोककर ऐलान कर दिया कि वो तो 15 दिन बंगाल में ही रहने जा रहे हैं। सुनिए एक बार। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है। यानी अमित शाह अपने काडर को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहां खड़ा रहूंगा, हारे जीते वो तो बात की बात है, लेकिन मिलकर लड़े। दरअसल जिस वक्त अमित शाह का रोड शो भवानीपुर के कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के पास से गुजरा, वहां पहले से मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। ममता की टीम को लगता है कि एसआईआर से भी खेला हो गया। ऐसे में ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई। ममता का डर यह है कि एसआईआर में जितने वोट कटे और पिछली बार भवानीपुर का जो रिजल्ट आया था उसका गणित मुसीबत बढ़ा रहा, क्योंकि 2021 में अगर आप देखेंगे भवानीपुर में उपचुनाव हुआ था, क्योंकि ममता बनर्जी तो अपनी सीट हार गई थी। तो अगर आप देखेंगे भवानीपुर, वहां 2021 में जो उपचुनाव हुआ उसमें ममता बनर्जी चुनकर आई थी और ममता बनर्जी के जो जीत का अंतर था, जीत का अंतर ममता के लिए, वो भवानीपुर के अंदर था करीब 58,835 वोट का अंतर था। इतने से ममता बनर्जी जीती थी। एसआईआर में कितने नाम कटे हैं? एसआईआर में भवानीपुर में कितने नाम कटे? अगर आप देखेंगे भवानीपुर के अंदर तो जो नाम कटे हैं वो कटे हैं करीब 47,000 बॉस। अब ये वोटर्स पर अभी सस्पेंस कितना है, सस्पेंस वाले जिनके नाम हो सकता है कट जाएं, रह जाएं, ऐसे नाम जो हैं वो है करीब 14,000। तो वोट कटे प्लस सस्पेंस वाला जोड़ दीजिए तो ये दोनों जोड़ के जो है प्लस वो हो जाता है 61,000। और ममता बनर्जी की जीत का आंकड़ा कितना था? 58,000। अब ऐसा नहीं कि सब ममता बनर्जी के वोटर के ही नाम कट गए होंगे, लेकिन एक अंदाजा लग रहा है या लगाया जा रहा है कि भाई अगर ये उनको ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वहां उनका गढ़ है और उनके वोटर के नाम कट गए हैं ज्यादा, तो ममता बनर्जी को के लिए वहां पर शुवेंदु अधिकारी से ये जो लड़ाई है वो और दिलचस्प होगी, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी को हरा ही दिया था। इसलिए अमित शाह ने खुद वहां मोर्चा संभाल लिया है। आज खुद वो पहले वहां चले गए। देखिए क्या कह रहे हैं। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदुदा के सामने चुनाव हार गई थी। बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी ने ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अमित शाह बंगाल में 15 दिन तक डेरा डालने का ऐलान कर चुके हैं और अब पीएम मोदी भी बंगाल पहुंचने वाले हैं। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली करेंगे। बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह पीएम मोदी की बंगाल में पहली रैली हो। बीजेपी का प्लान है कि पीएम मोदी की रैली के बाद 9 अप्रैल से पूरे राज्य में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया जाए। पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली कूच बिहार में रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने कूच बिहार की 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के लिए जीत हौसला बढ़ाने वाली रही थी, क्योंकि साल 2016 के चुनाव में बीजेपी को कूच बिहार में एक भी सीट नहीं मिली थी। सभी 8 सीटें टीएमसी ने जीती थी।
बंगाल के मालदा में हुए भयंकर बवाल और उस पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बीच आज बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात में किस मुद्दे पर बात हुई इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बंगाल में चुनाव से मचे बवाल को लेकर इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का आज उस वक्त एक और झटका लगा उनको, जब ईडी ने टीएमसी का इलेक्शन मैनेजमेंट देख रही कंपनी आईपैक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। ईडी ने यह छापेमारी कोयला घोटाले से जुड़े एक केस में की है। ईडी ने बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। बेंगलुरु में ईडी ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर ऋषि राज सिंह के घर पर छापा मारा है। इस साल की शुरुआत में ईडी ने इसी केस को लेकर कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर रेड डाली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही सीएम ममता बनर्जी वहां दंदनाते से पहुंच गई थी और वहां पर वो फाइल लेकर बाहर आ गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। तो ये पूरा मामला फिर से गर्मा गया है, लेकिन ये तो सियासी युद्ध है बॉस। बंगाल में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन एक युद्ध अलग चल रहा है जिसमें दुनिया लपटाई हुई है। पाठशाला में अगला चैप्टर, ट्रंप ने तो युद्ध और भड़का दिया भाई। ईरान ऐसा क्या करेगा कि तेल गैस का संकट और बढ़ जाएगा क्या? ईरान को झुका ना पा रहे ट्रंप ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा देने वाला कौन सा नया काम कर दिया? उधर ट्रंप ईरान भिड़ रहे, इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कौन से नए हमले शुरू कर दिए? अब इसका चैप्टर। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में पूरी दुनिया को आग में झोंकते चले जा रहे हैं। कल तक लग रहा था कि ट्रंप युद्ध खत्म करने चल रहे हैं, लेकिन अब जो ट्रंप के दिमाग में चल रहा है वो तो कुछ और ही निकल कर आया। ईरान युद्ध रोकने के बजाय ट्रंप ने और उसको भड़का दिया है। 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं वो। ट्रंप के ऐलान से दुनिया भर में हंगामा मच गया है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। समाधान देने के बजाय ट्रंप ने दुनिया को फंसा दिया। यानी पब्लिक सोच रही थी कि ये भाई साहब आएंगे, देश के नाम संबोधन करने वाले हैं, शायद कहेंगे कि हाँ युद्ध खत्म कर देते हैं, लेकिन ये भाई साहब आके बोले कि और मारूंगा। अरे मारोगे तो बाद में, पहले जो मार खा रहे हो उसका तो हिसाब बताओ। ट्रंप को लग रहा है कि कोई समझाने वाला ही नहीं है, और ना ट्रंप खुद समझ पा रहे हैं। पूरी दुनिया की जान हलक में फंसी हुई कि ये युद्ध कब खत्म होगा, और ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, पत्थर के युग में। ये वही ईरान है जिसके लोगों को ट्रंप कह रहे थे कि वो उन्हें आजाद कराने आए, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप को इन लोगों पर ऐसी तबाही लाने की बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप लोगों को बचाने के लिए कर रहे थे ना, रिजीम चेंज कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए। अब कह रहे हो कि हम इनको स्टोन एज में भेज देंगे। स्टोन एज में जो वहां क्रांतिकारी थे आपके हिसाब से वो नहीं जाएंगे। ट्रंप ने जैसे ही ये बात की वैसे ही आप देखिए कि क्या हाल हुआ। तेल के दाम धनाधन ऊपर चढ़ गए, शेयर मार्केट धड़ाधम नीचे गिर गया, महंगाई का बम पहले ही लोगों पर फूटा हुआ है। ट्रंप की बातों ने डर को और बढ़ा दिया। ट्रंप अब क्या करने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर का जिक्र क्यों किया? ट्रंप की युद्ध भड़काने वाली नई धमकी के बाद ईरान ने क्या जवाब दिया है? अमेरिका के सहयोगी देशों ने ट्रंप को अब क्या सुना दिया जिससे अमेरिका हिल गया? भारत में इस पे क्या पॉलिटिक्स हो रही है? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ट्रंप से किसी तरह की समझदारी की उम्मीद करना ही बेकार है। ट्रंप अपनी सनक में ईरान युद्ध में ऐसा धंस चुके हैं कि वो और धंसते चले जा रहे हैं। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप जब अमेरिका में देश के नाम संबोधन करेंगे तो कुछ तो अच्छा बोलेंगे, शायद युद्ध रोक देने की बातें करेंगे, लेकिन ट्रंप का दिमाग फिर घूम गया। मैंने कहा ना, उनका तार छूटता है जुड़ता है। वो फिर ऐसी उल्टी बातें करने लगे जिससे ईरान युद्ध अब और लंबा खिंच जाएगा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी कि यह युद्ध शायद 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाए, उस उम्मीद को ट्रंप ने 19 मिनट की अपनी स्पीच में मिट्टी में मिला दिया। जो युद्ध ट्रंप ने अपनी सनक में शुरू किया था, उस युद्ध को ट्रंप पूरी ताकत से सही ठहराने की कोशिश करते रहे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध का मकसद पूरा होने के बेहद करीब है। ईरान युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सही निवेश है। अमेरिका अब पहले से ज्यादा ताकतवर और समृद्ध है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अगले 3 हफ्तों पर बड़ा हमला होगा। गजब नहीं है बॉस? सब मकसद पूरा ही हो गया तो 2-3 हफ्ता क्या लूडो खेल रहे हो कि 6 आएगा तभी घर से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। निकलो बाहर, खत्म करो युद्ध। लेकिन ट्रंप को पता है कि भाई ईरान के ना तो हथियार खत्म हुए, ना उनका जज्बा खत्म हुआ, वो तो मार रहा है, ना निकलने दे रहा है, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है। वहां पब्लिक अमेरिका में भड़की हुई है। इस मुंह से कैसे बाहर जाएंगे? इंपीचमेंट हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, अभी और मारूंगा। पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या ही चल रहा है। सुनिए ट्रंप को कैसे ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देने की बातें कर रहे हैं। आप सोचिए बॉस, आज युद्ध के महीने भर के बाद
दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत खड़ी करने के बाद यह आदमी पलट गया, कह रहा रिजीम चेंज तो हमारा कभी मकसद ही नहीं था। कैसा झूठा आदमी है यार, रिजीम चेंज मकसद नहीं था। भर दुनिया को बोलते रहे कि वहां लोगों पे अत्याचार हो रहा, हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। 2500 बार बोला होगा ये आदमी, आज कह रहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था। कह रहा स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को। अरे स्टोन एज छोड़ो, लोग स्टोन उठा के अपना माथा फोड़ लेंगे तुम्हारी बातें सुन। एटम बम गिरा देंगे, महीनों सालों लड़ते रहोगे क्या? ट्रंप ने आज इसको भी जस्टिफाई कर दिया कि अभी तो युद्ध को ज्यादा दिन हुए ही नहीं है। ट्रंप ने कहा कि पहला विश्व युद्ध 1 साल 7 महीने 5 दिन चला था। ये भाई साहब अब ये गिना रहे हैं कि दूसरे युद्ध कितने लंबे चले। दूसरा विश्व युद्ध 3 साल 8 महीने 25 दिन चला था। कोरिया युद्ध 3 साल से ज्यादा चला था। वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने 29 दिन चला था। इराक युद्ध 8 साल से ज्यादा चला था। ईरान के खिलाफ युद्ध में तो सिर्फ 32 दिन हुए। अरे 32 दिन से क्या मतलब है भाई? वो 32 दिन में दुनिया बर्बाद हो रही है, तुमको ये नहीं दिख रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप का मान लीजिए कोई डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दे और एनेस्थीसिया ना दे और ये बाप बाप चिल्लाएं, और डोनाल्ड ट्रंप को जब वो बाप बाप चिल्लाएं तो डॉक्टर जो है वो कहे कि चुप रहो, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है ऑपरेशन को। कहीं कहीं तो 8-8 घंटे चलते हैं, 12-12 घंटे ऑपरेशन चलते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। कोई लॉजिक है इस बात का कि फलाना युद्ध इतने दिन चला था, अभी तो 32 दिन हुआ। इसी के बाद चर्चा होने लगी कि क्या ट्रंप ईरान युद्ध को लंबा खींचना चाह रहे हैं। ट्रंप का इतना बोलना भर था कि दुनिया में हड़कंप मच गया। शेयर मार्केट में की दुनिया में धड़ाधड़ लोगों का पैसा डूबने लगा। ऐसा कोहराम मचा कि 25 मिनट में अमेरिकी शेयर मार्केट से 51 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अमेरिकी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 2% गिर गया। अमेरिका का डाउ जोन्स 1.3% गिर गया। अमेरिका का ही S&P 500 1.3% गिर गया। जापान का निकी 225 इंडेक्स 2.38% गिर गया। बिटकॉइन 2.5% गिर गया भाई। हांगकांग का हैंग सेंग 1.27% क्रैश हुआ है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% गिर गया। भाई लोग रो रहे हैं खून के आंसू। इसको समझ ही में नहीं आ रहा भाई साहब को। सिर्फ दुनिया भर के शेयर बाजार ही नहीं गिरे, बल्कि क्रूड ऑयल की कीमतें ट्रंप के भाषण के बाद और चढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 7% से ज्यादा बढ़ गए डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद। भाषण से पहले $101 प्रति बैरल के करीब थी यह कीमत। भाषण खत्म हुआ तो कच्चे तेल की कीमत $108.3 प्रति बैरल हो गई। भारत के शेयर मार्केट में भी ट्रंप के भाषण का असर दिखाई दिया। आज बाजार खुलते ही 1 घंटे के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1500 अंकों तक की गिरावट हुई। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2-2% गिर गए। हालांकि बंद होने से पहले बाजार थोड़ा संभला। सेंसेक्स 185 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 33.7 अंक की बढ़त पर बंद हुआ है। भारत के शेयर बाजार में गिरावट आज तो संभल गई, लेकिन जिस तरह से ट्रंप युद्ध को भड़का रहे हैं वो शेयर मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं। आप देखिए कि सोना चांदी के दाम भी लगातार गिर रहे हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,245 रुपए गिरकर 1,47,000 प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत 12,023 रुपए कम होकर करीब 2,28,000 पे आ गई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सोना 12,489 रुपए और चांदी करीब 39,000 रुपए गिर गया है। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने की धमकी दे रहे हैं। भाई तुम्हारे चक्कर में पब्लिक पाषाण युग में चली जाएगी, क्योंकि पैसा खत्म हो जाएगा तो लोग पत्थर से ही आग लगा लगा के काम करेंगे। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो फिर पत्थर से ही आग लगाएंगे। भर दुनिया को तुम पाषाण युग में भेज रहे हो, खाली ईरान को नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस पाषाण युग की बात कर रहे हैं उसका मतलब है ईरान की टोटल तबाही। ईरान चुप बैठ जाएगा। ईरान 1 महीने से ट्रंप से लड़ रहा है। उसने करारा जवाब दे भी दिया कि कितनी भी धमकी देते रहो, जब तक ताकत है तब तक लड़ेंगे। ट्रंप ने ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला करने की बात कही, लेकिन ईरान ने 2-3 हफ्तों का भी इंतजार नहीं किया। इधर ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, उधर ईरान ने हमले शुरू कर दिए। आप तस्वीरें देखिए,
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी के बेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। ईरान की मिसाइल को अमेरिकी इंटरसेप्टर रोक नहीं पाए। बिजली की तरह ईरान की मिसाइल बेस पर गिरी और सब कुछ तबाह हो गया। एक और तस्वीर देखिए, इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी एसेट पर ईरान ने नए हमले किए। धड़ाधड़ मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं और इन सब का टारगेट अमेरिका और उसके सहयोगी है। अमेरिका और इजराइल अब ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहे। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान के शाहेद ड्रोन को नहीं मार पाया। ये तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। ईरान का शाहेद ड्रोन F-15 को छकाता हुआ बचकर निकल गया। यानी ट्रंप धमकी देने के लिए मुंह खोलते हैं तो ईरान उसका जवाब अपनी मिसाइलों से देता है। आप देखिए, ईरान की सेना ने कह दिया कि युद्ध तब तक चलेगा जब तक अमेरिका को पछतावा नहीं होता और वो अपनी हार नहीं मान लेता। अमेरिका को ईरान की असली सैन्य ताकत का अंदाजा भी नहीं है। उनके पास अधूरी जानकारी है। अभी और भी विनाशकारी हमले किए जाएंगे। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया तो अंजाम वो भुगतेगा। यानी ट्रंप पूरे तामझाम के साथ माहौल बनाते हैं कि ईरान को हमने कुचल दिया। ईरान पलट के और हमले कर देता है और कहता है कि हम झुकने वाले नहीं। ट्रंप ने ईरान पर सब कुछ आजमा कर देख लिया है, लेकिन ईरान ट्रंप के सामने सरेंडर करने को तैयार है। इसी वजह से ट्रंप इस युद्ध में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे। क्योंकि अगर युद्ध से निकल गए तो अपनी पब्लिक को बताएंगे क्या? ट्रंप इंतजार कर रहे हैं कि ईरान खुद समझौते की बात करे। ईरान पर लगातार हमले और धमकी इसी वजह से दिए जा रहे हैं। ईरान के यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप ईरान युद्ध से विजेता के टैग के साथ निकलना चाहते हैं। देखिए, चाहे इराक हो या फिर अफगानिस्तान या फिर वियतनाम युद्ध, सब जगह से अमेरिका बिना किसी अचीवमेंट के भाग गया। ट्रंप नहीं चाहते कि उनके ऊपर भी यह धब्बा लगे, इसलिए वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को नहीं रोक पा रहे। ट्रंप ने युद्ध रोकने पर तो कुछ नहीं कहा, बल्कि युद्ध भड़काने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों का मजाक भी उड़ाया। आप देखिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर ट्रंप ने क्या कहा और मैक्रो ने क्या पलटवार किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मैक्रो से मदद मांगी थी। मैक्रो की पत्नी उनसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। मैक्रो अभी भी जबड़े पर पत्नी के मुक्के से लगी चोट से उबर रहे हैं। ये एक राष्ट्र के अध्यक्ष की भाषा है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो कि उसकी बीवी ने मुक्का मार दिया था। इस पर मैक्रो ने कहा कि ट्रंप बहुत बोलते हैं, उनकी बातें ना तो शालीन है ना ही वो उच्च स्तर की हैं। ट्रंप के तौर तरीके भी अच्छे नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते थे, इतने जेट गिर गए, उतने जेट गिर गए, ये हो गया वो हो गया, और इधर से नरेंद्र मोदी क्यों जवाब नहीं देते थे? इस आदमी के मुंह लगे कौन? इस आदमी के मुंह लगना मतलब आप जो है ना वो कीचड़ में घुस रहे हैं। ऐसी तो बातचीत होती है भाई इस आदमी की, डोनाल्ड ट्रंप। मैक्रो ने यह भी कहा कि ट्रंप को रोज बोलने से बचना चाहिए क्योंकि वो कल जो कहते हैं आज उससे पलट जाते हैं। आप खुद सोचिए कि ट्रंप ने जियोपॉलिटिक्स का स्तर कितना गिरा दिया है। कभी पर्सनल चैट पब्लिक कर देते हैं, कभी किसी राष्ट्रपति की पत्नी पर कमेंट कर देते हैं। ट्रंप को शायद दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि उनको लूजर्स के साथ बैठना पसंद है क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी उनको बोर करती है, और इसीलिए ट्रंप अपने बराबर के देशों के लीडर्स को नीचा दिखाते रहते हैं, चाहे वो फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर कनाडा ही क्यों ना हो। लेकिन इस चक्कर में ट्रंप अपने सहयोगियों को खोते जा रहे हैं। ट्रंप को नया झटका ऑस्ट्रिया ने दिया है। ऑस्ट्रिया ने अपने एयर स्पेस से अमेरिकी सैन्य विमानों को उड़ाने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका ने इसके लिए ऑस्ट्रिया से रिक्वेस्ट की थी, जिसे ऑस्ट्रिया ने स्वीकार ही नहीं किया। इससे पहले ब्रिटेन, स्पेन, इटली जैसे देश भी ट्रंप को झटका दे चुके हैं और ईरान युद्ध से दूरी बना चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के बाकी नेताओं को सोचना चाहिए, भाई ये आदमी तो अब इसके बाद राष्ट्रपति बनने से रहा, इनका सेकंड कार्यकाल है, इनको पता है मुझे तो नहीं झेलना। लेकिन ये जो रायता फैला रहे हैं उससे अमेरिका को आने वाले वक्त में बहुत दिक्कत होगी। उधर ट्रंप ईरान से भिड़ रहे हैं तो इधर भारत में गजब पॉलिटिक्स चल रही। ट्रंप की वजह से दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन भारत में ट्रंप के बहाने सिर्फ निशाने पर कौन है? पीएम मोदी। राहुल गांधी आज असम में प्रचार करने पहुंचे, लेकिन वहां भी पीएम मोदी और ट्रंप को लेकर बयानबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल फ्यूचर ट्रंप 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। ट्रंप अगर नरेंद्र मोदी से जंप मारने को कहेंगे तो मोदी वो भी कर देंगे। सुनिए राहुल गांधी। डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को हर रोज गाली देता है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकलती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी का भविष्य है। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि जंप मारो
नरेंद्र मोदी पूछेगा कितना ऊंचा और फिर जंप मारेगा। जब मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को सुनता हूं, दोनों के बातों में एक चीज कॉमन लगती है, दोनों की बातों का सिर पैर नहीं होता। आप कनेक्शन ही ढूंढते रह जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, और दोनों का फोकस सिर्फ ये रहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बात सही साबित करनी है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं अभी भी, कि किसी तरीके से पूरी कहानी को घुमा फिरा के नरेंद्र मोदी डरपोक है, इस पे ले आओ, कुछ भी बोलो आप, वो कहानी वहीं से वहीं घुमा के ले आए। खैर, ये भी अपने आप में कला है, लेकिन वो कला चल नहीं रही। खैर, युद्ध से इस दुनिया को कौन बचाएगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जब भगवान की बात हो रही है और बचाने वाला कौन? बजरंगबली, संकट मोचन। 9 फीट लंबी ध्वजा, 51 फीट की मूर्ति। हनुमान जयंती पर आज बजरंगबली के भक्तों ने क्या गजब कर दिया। 21,000 भक्तों ने एक साथ ऐसी रिकॉर्ड महाआरती कर दी कि देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। अब जरा बजरंगबली के बारे में बात देखिए। आज हनुमान जयंती पर देश भर में गजब का माहौल दिखाई दिया। अयोध्या से लेकर छतरपुर के बागेश्वर धाम तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब हनुमानमय हो गया। हर तरफ जय श्री राम, जय हनुमान के नारे गूंज रहे थे। जिन इलाकों से शोभा यात्राएं निकल रही थीं, कोई आरती की थाली लेकर दौड़ रहा था, कोई फूल बरसा रहा था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर राम दरबार तक भक्तों की ऐसी खचाखच भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकलने वाली शोभा यात्रा बन गई, क्योंकि 4 साल पहले इसी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो भयंकर बवाल हुआ था, उससे पुलिस अलर्ट मोड पर थी। 2 किलोमीटर के रूट पर पुलिस की 10 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट थी। हनुमान जयंती पर 21,000 से ज्यादा भक्तों ने महाआरती का कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के सामने किस तरह से हनुमान जयंती मनाई गई। मूर्ति की स्थापना के लिए यहां 9 दिनों से धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इस मूर्ति की खासियत यह है कि पूरे भारत में इतनी ऊंची और इतनी वजनी अष्ट धातु की एकमात्र मूर्ति है ये। हनुमान जयंती पर अयोध्या में भी गजब की भीड़ दिखी। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान अयोध्या शहर में भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात रहा। हनुमान जन्मोत्सव का मौका था, तो आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने हनुमान मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। यह हनुमान मंदिर जन्मभूमि मंदिर परकोट के दक्षिण भुजा के बीच में बना है। इसके लिए पहले मंदिर पर 19 फीट 7 इंच ऊंचा ध्वजा दंड लगाया गया। उसके बाद इस पर 9 फीट 3 इंच लंबी और 3 फीट 7 इंच चौड़ी ध्वजा की पूजा करके उसे दंड पर स्थापित किया गया। हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी की तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में पीएम भी मंदिर में हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी इस मंदिर में 13 दिसंबर 2024 को गए थे। पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ से ठीक पहले पीएम ने इस मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती पर पीएम ने लिखा कि सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए। पवन पुत्र हनुमान जी सभी को बल, बुद्धि और विद्या का भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे देश का सामर्थ्य और बढ़े। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां 4 साल पहले बवाल हो गया। जहांगीरपुरी के संवेदनशील इलाके में 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई। 2 किलोमीटर के पूरे रूट पर पुलिस के जवान हर जगह मौजूद रहे और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, जिन गलियों और सड़कों से शोभा यात्रा निकलने वाली थी, वहां पुलिस घरों के छतों पर भी तैनात थी। इसके अलावा ड्रोन से पूरे रूट पर नजर रखी जा रही थी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस का इतना सख्त पहरा इसलिए था क्योंकि 4 साल पहले 2022 में यहां शोभा यात्रा के दौरान भयंकर बवाल हो गया था। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में पत्थर चल गए थे जमकर। कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। इस बवाल को कंट्रोल करने के चक्कर में 8 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसलिए इस बार इतनी भारी पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहीं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए। धूप निकलते निकलते ये लाइन कई किलोमीटर लंबी हो गई। लोग बजरंगबली की एक झलक देखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं 54 साल बाद फिर चांद पर जा रहा है इंसान। वो 4 लोग जो चांद पर जाने के लिए निकल पड़े आज। चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है भाई, जिसकी तलाश में अमेरिका के बाद अब चीन भी जाने वाला है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। चांद पर जाने के लिए आज फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ। 54 साल बाद इंसानों को चंद्रमा की तरफ ले जाने वाला यह पहला मिशन है। यह मिशन सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि इंसान के लिए अंतरिक्ष में एक नए युग की शुरुआत है। 1972 के बाद पहली बार इंसान चांद के पास पहुंचेंगे।
4 अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। नासा का मिशन आर्टेमिस 2 10 दिन में पूरा होगा और भविष्य में चांद पर उतरने की संभावनाओं की तलाश करेगा। यह लैंडिंग मिशन नहीं है, बल्कि इस मिशन से आने वाले दिनों में चांद पर उतरने और वहां लंबे समय तक रहने की संभावनाएं खोजी जाएंगी। सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में इंसान एक बार फिर चंद्रमा पर कदम रखेगा। नासा का यह मिशन पिछले मिशन से कितना अलग है और क्यों खास है, आज आपको बताऊंगा। नासा के मून मिशन में कितने पार्ट में यह पूरा होने वाला है और चांद पर लैंडिंग की डेडलाइन क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, यह सब 54 साल के बाद हो रहा है। 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो इसके लिए निकल गए हैं और उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करते हुए वहां पहुंचना है। अब ये इस बार सिर्फ चांद को छूकर वापस आने के लिए लोग नहीं गए, बल्कि इस बार मिशन बहुत बड़ा है। स्पेस के सबसे बड़े मिशन के लिए आज नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ और ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि अपोलो मिशन के बाद पहली बार इंसान सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर निकले। आर्टेमिस 2 मिशन में ओरियन कैप्सूल 4 एस्ट्रोनॉट को 4 लाख किलोमीटर दूर लेकर जाएगा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों की यह टीम अंतरिक्ष के उस हिस्से तक पहुंचेगी जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जब यह लॉन्चिंग हुई तो इसे देखने के लिए हजारों लोग जुट गए। अब 10 दिनों का इंतजार है जब यह मिशन पूरा होगा और चारों अंतरिक्ष यात्री वापसी करेंगे। यह मिशन इतना भी आसान नहीं है, इसलिए नासा ने अपने इस मिशन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इसके बाद भी टेक ऑफ से 1 घंटा पहले लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम में कुछ दिक्कतें आई, जिससे लॉन्चिंग पर खतरा मंडराने लगा था। यह रॉकेट का वो इमरजेंसी एग्जिट होता है जो खराबी आने पर एस्ट्रोनॉट्स वाले हिस्से को तुरंत रॉकेट से अलग कर देता है। सेफ्टी चेक के लिए काउंटडाउन घड़ी को 10 मिनट पर रोक दिया गया और सब कुछ ठीक होने के बाद एस्ट्रोनॉट रवाना हुए। उड़ान के करीब 51 मिनट बाद जब सैटेलाइट्स का हैंडओवर हो रहा था तब ओरियन कैप्सूल का संपर्क कुछ देर के लिए टूट भी गया। कुछ देर के लिए मिशन कंट्रोल को क्रू की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी कंट्रोल रूम को, और इस समस्या को भी कुछ देर में सुलझा लिया गया। बताया जा रहा है कि लॉन्च के कुछ ही देर बाद ओरियन कैप्सूल का इकलौता टॉयलेट भी खराब हो गया था। एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने मिशन कंट्रोल की मदद से इसे ठीक कर दिया। बिना टॉयलेट के 10 दिन का सफर काटना बहुत मुश्किल हो जाता। आर्टेमिस 2 मिशन में खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें 4 एस्ट्रोनॉट सवार हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर चांद के सफर पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट कौन है वो भी बताता हूं। आर्टेमिस 2 मिशन की कमान रीड वाइजमैन के हाथ में है। 50 साल के रीड वाइजमैन नेवी पायलट रह चुके हैं। इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 165 दिन बिताने का एक्सपीरियंस है। दूसरे एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर हैं जो एक पायलट हैं। विक्टर ग्लोवर की उम्र 49 साल है और वो नेवी के पायलट रह चुके हैं। विक्टर ग्लोवर चांद के पास जाने वाले पहले ब्लैक अंतरिक्ष यात्री हैं। चांद के करीब जाने वाली क्रिस्टीना कोच पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इस मिशन में एक एक्सपर्ट के तौर पर गई हैं। क्रिस्टीना कोच की उम्र 47 साल है और वो इंजीनियर हैं। अंतरिक्ष में 328 दिन रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इस मिशन के चौथे एस्ट्रोनॉट जेमी हैंसन हैं जो कनाडा से हैं। जेमी हैंसन की उम्र 50 साल है और वो फाइटर पायलट है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाला SLS रॉकेट अंतरिक्ष में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद अलग हो गया। नासा ने इसका वीडियो भी जारी किया है। देखिए कैसे अलग हो रहा है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरियन कैप्सूल को मैनुअली कंट्रोल किया गया। पायलट विक्टर ग्लोवर ने करीब 1 घंटे तक ओरियन कैप्सूल की टेस्ट ड्राइव की। यह पहली बार था जब किसी ने इस कैप्सूल को मैनुअली कंट्रोल किया। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ने अपने ऑरेंज सूट उतार दिए। स्पेस कैप्सूल में रहने के दौरान ज्यादातर काम अकेले नहीं हो सकता, ऐसे में सभी ने एक दूसरे की मदद भी की। नासा ने अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म कर दिया था। उस समय पूरा ध्यान पृथ्वी की कक्षा यानी लोअर ऑर्बिट की ओर शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। चांद पर पानी, खनिज और ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य की स्पेस इकोनॉमी के लिए जरूरी है। नासा के पूर्व चीफ शॉन ओफिक के मुताबिक चांद पर काफी मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है। $20 मिलियन प्रति किलो की कीमत वाले हीलियम 3 का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में हो सकता है। चांद पर बर्फीले पानी का भंडार है जिसका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपल्शन में हो सकता है। रेयर अर्थ मेटल जैसे सोना, लोहा, लिथियम, प्लैटिनम जैसे तत्व भी चांद पर मौजूद है। यही वजह है कि चीन भी मिशन मून पर तेजी से काम कर रहा है। 2030 तक चांद पर अपना बेस बनाने की योजना बना रखी है उसने। रूस भी चीन के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा देश है जो चांद से सैंपल लाने में सफल रहा है। पिछले 10 साल में चांद पर भेजे गए चीन के 3 मिशन सफल रहे। चीन के मिशन चांग E3 और E4 में मून रोवर भी शामिल था। चांग E5 ने खुदाई करके सैंपल लिए थे और रंगीन तस्वीरें भी भेजी थी। इसी साल चांग E6 चांद के साउथ पोल के सैंपल धरती पर लेकर लौटेगा, जबकि 2027 में चांग E7 मिशन चांद पर पानी और बर्फ की पड़ताल करेगा। तो अब दुनिया में होड़ मची हुई है कि चांद पर जाएं, देखें क्या मिल रहा है, लेकर आएं। और भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन पूरा करके दुनिया में जो मिसाल साबित की है
उसको देखने के बाद सबको और लग रहा है कि और करना होगा और करना होगा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। अमूमन घर में हम 1 टन 1.5 टन 2 टन का एसी लगाते हैं घर को ठंडा रखने के लिए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि पूरी की पूरी ट्रेन जब एयर कंडीशन होती है तो उसमें कितने टन का एसी लगता होगा भाई, कि पूरी ट्रेन ठंडी हो जाती है? आज इसके बारे में बताता हूं। दरअसल रेलवे के एसी सिस्टम की क्षमता आपके घर में लगे एयर कंडीशनर से कहीं ज्यादा होती है। टन दरअसल एसी की कूलिंग कैपेसिटी यानी ठंडक पैदा करने की क्षमता को दर्शाता है। 1 टन वाले एसी का मतलब यह होता है कि वो एसी 24 घंटे में 1 टन यानी करीब 1000 किलो बर्फ पिघलाने जितनी गर्मी को दूर कर सकता है। 1 टन एसी करीब 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU प्रति घंटे की दर से गर्मी को कमरे से दूर कर सकती है। भारतीय रेलवे के एक एसी कोच में आमतौर पर लगे एयर कंडीशनर की क्षमता करीब 7 से 8 टन होती है एक कोच में। रेलवे के आधुनिक कोचों में रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट यानी RMPU लगा होता है। एक सिस्टम कोच के अंदर की गर्म हवा को सोखता है, उसे फिल्टर करता है, ठंडा करता है और फिर उसी ठंडी हवा को वापस डक्ट्स के जरिए नीचे भेज देता है। ट्रेन में एसी की क्षमता डिब्बे में यात्रियों की संख्या और उस कोच के प्रकार पर भी निर्भर करती है। जैसे एसी फर्स्ट क्लास में कम यात्री होते हैं, इसलिए इस कोच में 6.7 टन का एसी लगा होता है। एसी 2 टियर में 5 टन के 2 एसी लगे होते हैं, जबकि एसी 3 टियर में यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसमें 7 टन के 2 एसी लगे होते हैं एक कोच में। यानी कोच और यात्रियों की संख्या के हिसाब से भी एसी का टन तय किया जाता है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।